Hello students. So today we are going to start a new chapter and chapter is residential status and scope of total income. So ये आपका डायरेक्ट टैक्सेशन क्लियर डायरेक्ट टैक्सेशन का फर्स्ट चैप्टर ये आपका रेजिडेंशियल स्टेटस होगा। तो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है डायरेक्ट टैक्सेशन में आप निकालते क्या हो, आप टैक्सेबल इनकम निकालते हो। किसकी निकालते हो? एसएससी की। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो एसएससी की जो टैक्सेबल इनकम निकलती है, अब वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है वो हमें पता होना जरूरी है। तो वो हमें कैसे पता लगती है? वो हमें उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से पता लगती है। हम किसी भी पर्सन की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है वो नहीं बोल सकते। हमें अगर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस मालूम नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि उसकी इनकम टैक्सेबल, जो उसकी इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखी है कि विल इनकम ऑफ मिस्टर एलन मस्क इन यूएस टैक्सेबल इन इंडिया। क्या एलन मस्क जो यूएस के हैं उनकी जो इनकम वो वहां कमा रहे हैं वो क्या इंडिया में टैक्सेबल है? तो आंसर तो नो लिखा है मैंने, लेकिन वो नो क्यों है, किस रीजन की वजह से नो है, वही हमें ये चैप्टर बताएगा कि आपको किस एसएससी की इनकम इंडिया में टैक्सेबल रखनी है, किस एसएससी की नहीं रखनी है। चैप्टर धीरे धीरे स्टार्ट होगा, बढ़िया तरीके से स्टार्ट होगा। लास्ट इस पूरे चैप्टर में मतलब ये वीडियो में मैं चैप्टर के बेसिक भी कवर कर रहा हूँ, इस चैप्टर के सम्स भी कराऊंगा मैं आपको। तो आपको मोटा मोटी ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ये मैंने फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियर कर दी। शुरुआत जो 10-15 मिनट रहेंगे वो सिर्फ बेसिक चीजें बताऊंगा, और वही अगर चीज आप देखोगे तो ही पीछे का चैप्टर आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा। तो ये 10-15 मिनट वाला वीडियो तो स्किप जरूर करना ही मत। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बता दी कि क्या एलन मस्क की जो इनकम है वो जो यूएस में रहते हैं वो टैक्सेबल होगी इंडिया में, तो आंसर नहीं है। और ये नहीं का आंसर आपको ये चैप्टर जैसे खत्म होगा, वीडियो जैसे खत्म होगा, आपको इसका नो का रीजन पता चल जाएगा कि क्यों एलन मस्क की इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं हुई। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो मैंने लिखी है वो लिखा है कि इन केस, मतलब क्या होता है, चांसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज आर हाई, he will pay tax more and vice versa। अब ये एक जनरल पॉइंट है, इस जनरल पॉइंट को सिर्फ दिमाग में लेने की बात है, बाकी कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पॉइंट में इतना ही है कि जो एसएससी इंडिया के रिसोर्सेज जितना हाई यूटिलाइज करेगा वो उतना ज्यादा टैक्स पे करेगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब जितना कम यूज करेगा उतना कम टैक्स पे करेगा। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि ये आप हो और ये रिलायंस इंडस्ट्री है, अब मुझे बताओ आप और रिलायंस इंडस्ट्री वो इंडिया के रिसोर्सेस, रिसोर्सेस मतलब क्या हो गया, रोड, ट्रांसपोर्ट, ये सब जो भी है वो यूटिलाइजेशन रिलायंस ज्यादा करता है या आप? रिलायंस ज्यादा करता है, तो टैक्स भी तो वही पे कर रहा है। आप टैक्स इतना पे नहीं कर रहे होंगे, आपकी इनकम के हिसाब से आप पे कर रहे होंगे। तो ये खाली एक एक सिर्फ दिमाग में बात डाले जैसे कि जो इंडिया के रिसोर्सेज ज्यादा एंजॉय करता है, ठीक है, वो टैक्स ज्यादा पे करेगा, और जो कम करता है वो कम करेगा। ये एक जनरल पॉइंट है। ऐसे जनरल पॉइंट काफी सारे आएंगे, पर ज्यादा भी नहीं, 7-8 ही पॉइंट है। अब एक और देखो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ये 4 पॉइंट में जो आपको समझाने वाला हूँ, ये 4 पॉइंट के बाद सीधा प्रैक्टिकल वे में चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। सब ये 4 पॉइंट मेरे को समझाने दो पहले। तो सबसे पहले जनरल पॉइंट्स टू बी कीप इन माइंड रिगार्डिंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। जब कभी भी आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो किसी पर्सन का, पर्सन में देखो आगे मैं बताऊंगा टोटल 7 पर्सन होते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में ही सीख लिया होगा कि कौन से पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, अदर्स। ठीक है, वो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो रेजिडेंशियल स्टेटस का जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, डिफरेंट फॉर ईच प्रीवियस ईयर। मतलब ये हर साल, जैसे कि अभी चल रहा है 22-23 असेसमेंट ईयर, तो मैं इस असेसमेंट ईयर को किस फाइनेंशियल ईयर का टैक्स भरूंगा, तो 21-22 का। तो 21-22 में जो भी मैंने इनकम अर्न की होगी वो असेसमेंट ईयर 22-23 में उसका मैं टैक्स पे करूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा तब तो मुझे पता चलेगा कि मैंने कितना पूरे साल में कमाया। अब उस फाइनेंशियल ईयर में तो मुझे पता चलेगा नहीं, तो मैं कैसे टैक्स पे करूंगा, तो मैं 21-22 की इनकम 22-23 में पे करूंगा। अब ये साल में मैं जो इनकम पे करूंगा, सॉरी ये साल की जो मैं इनकम पे टैक्स पे करूंगा, इस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस निकलेगा। तो जैसे ही मैं 22-23 फाइनेंशियल ईयर की इनकम निकालूंगा और जिसका टैक्स मैं 23-24 को पे करूंगा, तो इस साल का जो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालूंगा वो फिर से निकालूंगा। मतलब 21-22 का रेजिडेंशियल स्टेटस 21-22 के लिए ही था, और 22-23 का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालूंगा तो वो 22-23 के लिए है। इन चुन के मैं कहना चाहता हूं कि हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग निकलेगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंगल स्टेटस फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम। अब मैं आपको बताऊं कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो एक एसएससी के इनकम टैक्सेबल है कि नहीं उसके हिसाब से निकलता है, लेकिन एक इनकम के लिए वो टैक्सेबल है, एक इनकम के लिए वो रेजिडेंट है और एक इनकम के लिए नहीं है। तो इनकम पे रेजिडेंशियल नहीं बेस्ड है, एक्चुअली इनकम रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? अब मैं आपसे कहूं कि मैंने 5 लाख का कमीशन अर्न किया इंडिया में, तो ये मैंने इंडिया में 5 लाख का इनकम अर्न किया इंडिया में, इसकी वजह से मैं रेजिडेंशियल हूँ। तो इनकम के ऊपर हम रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं निकालते हैं, हम रेजिडेंशियल स्टेटस के निकालने के बाद उस पर इनकम चार्जेबल है इंडिया में नहीं है वो करते हैं। और एक बार रेजिडेंशियल वो उसका स्टेटस मालूम पड़ गया किसी एसएससी का कि वो रेजिडेंट है, तो वो सारे इनकम के लिए फिर वो रेजिडेंट है। ठीक है? तो a person can have only one residential status for a previous year, that is he cannot be a resident for one source of income and non-resident for another income. क्लियर? एक इनकम के लिए वो रेजिडेंट है और एक इनकम के लिए नहीं है, ऐसा नहीं होगा, सिंगल स्टेटस रहेगा उसका। देन थर्ड पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होता है? जहां पे आपको राइट टू वोट आपको अपनी कंट्री में मिलता है, राइट टू वॉइस जो भी आप अपनी आवाज उठा सकते हो वो भी मिलते हैं। तो सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियल स्टेटस वो जो है वो 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। A citizen of India may not be a resident in India for the purpose of income tax. Similarly, a foreign citizen may be a resident of India for the purpose of income tax. फॉरेन सिटीजन में आ गए हमारे मिस्टर एलन मस्क, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको डिस्कस किया। तो वो नो लिखा था, वो नो है या नहीं है वो अभी और अभी करने वाले हैं। यहाँ तो हमें पता चल गया कि ये चैप्टर में हमें सीधा सीधा कह रहा है कि फॉरेन सिटीजन भी रेजिडेंट हो सकता है इनकम टैक्स के पर्पज से, और एक सिटीजन ऑफ इंडिया भी रेजिडेंट नहीं माना जाएगा पर्पस ऑफ इनकम टैक्स के। वो क्यों, हम चैप्टर में रीड करेंगे। अब कंट्री स्पेसिफिक का एक और ये पॉइंट रीड कर लेते हैं। अ पर्सन कैन हैव सम सेम रेजिडेंशियल स्टेटस इन मोर देन वन कंट्री। मतलब कि एक पर्सन है वो इंडिया में भी रेजिडेंट माना जाएगा, मतलब क्राइटेरिया जो भी पूरे करेगा, और यूएस में भी रेजिडेंट हो सकता है। मतलब एक पर्सन एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में रेजिडेंट हो सकता है। क्लियर? तो 4 पॉइंट मैंने आपको बताई।
जैसे कि डिफरेंट फॉर ईच प्रीवियस ईयर, रेजिडेंशियल स्टेटस जो डिटरमाइंड है वो हर एक साल का अलग निकलता है। हर इनकम का एक ही सिंगल स्टेटस होता है रेजिडेंशियल स्टेटस का। सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग होते हैं। कंट्री स्पेसिफिक में मैंने कहा था कि वो एक से ज्यादा कंट्री में रेजिडेंशियल हो सकता है। अब आते हैं ये चैप्टर के सेक्शन। तो ये चैप्टर टोटल 3 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6, जिसमें सेक्शन 4 है वो चार्जिंग सेक्शन है। और चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? चार्जिंग सेक्शन कहता है income of the previous year of a person is charged to tax in the immediately following assessment year. Rate of tax is applicable as specified by the Annual Finance Act of that year. मतलब क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल अभी जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वो 22-23 चल रहा है और फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 21-22। तो ये यही कह रहा है कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर मींस के फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑफ अ पर्सन इज चार्ज टू टैक्स इमीडिएटली इन द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर में चार्ज होगी। और रेट कौन से जो एप्लीकेबल किए हैं फाइनेंस एक्ट ने। हर साल फाइनेंस एक्ट का फैब में आप देखोगे तो बजट बैठता है, वहां पे डिस्कस हो जाते हैं फाइनेंस क्या बजट है, किस तरह से रेट फिक्स होंगे, इनकम टैक्स के स्लैब क्या बैठेगा, उसके हिसाब से आपकी फाइनेंशियल ईयर का रेट लगेगा टैक्स का। ठीक है, तो इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन इज चार्ज टू टैक्स इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। रेट ऑफ टैक्स जो रेट ऑफ टैक्स है एप्लीकेबल होंगे जो स्पेसिफाई किए हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट ऑफ दैट ईयर। उस साल में जो भी एनुअल फाइनेंस ने वहां पे आपके रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल किए वो लगेंगे। तो सेक्शन 4 आपका चार्जिंग सेक्शन है जो कि क्या कहता है प्रीवियस ईयर की इनकम आपके असेसमेंट ईयर में भरनी पड़ेगी और रेट ऑफ टैक्स कौन से होंगे जो एनुअल फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल करेगी। सेक्शन 5 क्या है? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये हम लेटर ऑन करेंगे। उससे पहले हम सेक्शन 6 कवर कर लेते हैं क्योंकि सेक्शन 6 के बेस पे ही सेक्शन 5 है। तो चलो सेक्शन 6 में क्या है? सेक्शन 6 में प्रोवाइड द टेस्ट फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द पर्सन। अब सेक्शन 6 ही हमें बताएगा कि एक पर्सन, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, पर्सन में आ गया इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एक पर्सन है वो रेजिडेंट है या नहीं है, वो किस तरह से? देखो पर्सन के अंदर आगे यहाँ पे पहले तो ले लो इंडिविजुअल, एचयूएफ और बाकी सब अदर। क्लियर? तो ये एक साइड आ गए और ये बाकी अदर्स में आ गए। अदर्स में पहले हम डिस्कस करता हूँ। अदर्स में क्या होगा? या दो ही चीज निकलेगी, या तो वो रेजिडेंट होगा इंडिया का या तो नॉन रेजिडेंट होगा। और इंडिविजुअल एचयूएफ में क्या होगा? या तो वो रेजिडेंट होगा इंडिया का या तो नहीं होगा। नहीं होगा तो यहां तक कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं होगा। अगर इंडिया का रेजिडेंट है तो इसके अंदर भी दो चीजें निकालनी पड़ती है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। क्लियर? अब इंडिविजुअल एचयूएफ में क्या क्या निकालना है हमें कि वो पहले तो रेजिडेंट है इंडिया का या नहीं है और फिर वो नॉन रेजिडेंट है कि रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट हुआ तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सेक्शन 6(1) जहां पे हमें पता चलेगा। सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले आप किसी इंडिविजुअल का निकालिए रेजिडेंट। ये चैप्टर में 95% आपको सम इंडिविजुअल के ही आएंगे और ये 95% जो पूरा चैप्टर है वो इंडिविजुअल के रेजिडेंट में ही है, क्योंकि इंडिविजुअल के रेजिडेंट में ही आपको पहले रेजिडेंट निकालना पड़ता है और नॉन रेजिडेंट निकालना पड़ता है। फिर वो रेजिडेंट होता है तो ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है वो निकालना होता है। और अगर मैं अदर्स की बात करूं तो वहां पे एक ही क्राइटेरिया होता है कि वो पूरा अगर बिजनेस उसका कंट्रोल यूनिट इंडिया से है तो वो रेजिडेंट मान लेंगे, और अगर पार्शियली भी होगा तो रेजिडेंट मानेंगे, और होली पूरा अगर आउट ऑफ इंडिया है
तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं। ये अदर्स की बात कर रहा हूँ जो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन काफी सारी पॉइंट्स होती है वो अटपटी सी वो होती है इंडिविजुअल में, और ये पूरा चैप्टर कह रहा हूँ 95% इंडिविजुअल पे ही है। तो यहाँ पे चलो सेक्शन 6(1) हम रीड करते हैं इंडिविजुअल का कि ये 6(1) क्या कहता है। तो 6(1) कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंडिविजुअल इज क्लासिफाइड एज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, वो क्लासिफाई किया जाएगा कि एक इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट है या नहीं है। फिर अगेन अगेन बोल रहा है रेजिडेंट इंडिविजुअल में फर्दर बी कैटेगराइज एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। फिर वापस से हम वो रेजिडेंट का स्टेटस निकालेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो फिलहाल तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हमें इंडिविजुअल का रेजिडेंट है या नॉन नॉन रेजिडेंट है वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम निकाल देते हैं कि एक इंडिविजुअल को हम रेजिडेंट कब बोलेंगे और नॉन रेजिडेंट कब बोलेंगे। तो रेजिडेंट है वो नॉन रेजिडेंट है वो हमें बताएगा सेक्शन 6(1)A एंड सेक्शन 6(1)C। क्लियर। तो यहाँ पे कह रहा है कि एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। दो कंडीशन होगी, एक सेक्शन 6(1)A और एक कंडीशन होगी सेक्शन 6(1)C। क्लियर। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर इंडिविजुअल फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है, तो उसे हम कहेंगे रेजिडेंट, वरना वो हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि ही इज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। पहली कंडीशन क्या है कि वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा होगा, 182 डेज या उससे ज्यादा होगा तो वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। और सेकंड कंडीशन अगर वो सपोज ये कंडीशन फुलफिल सेटिस्फाई नहीं करता तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, he is India for a period of 60 days or more during the previous year and for 365 or more days during the 4 previous year immediately preceding the relevant previous year। तो इसका एग्जांपल हम करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। फिलहाल आप इतना समझो कि सपोज मुझे असेसमेंट ईयर 22-23 का टैक्स भरना है और मुझे फाइनेंशियल ईयर 21-22 का मैं टैक्स भरूंगा, किसमें, असेसमेंट ईयर 22-23 में। तो मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 का रेजिडेंशियल निकाल रहा हूँ, तो मैं देखूंगा, सपोज मैं आपका निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि आप इंडिया में प्रीवियस ईयर मीन्स के 21-22 में 182 डेज थे इंडिया में। अगर आप नहीं हो तो मैं एक और कंडीशन देखूंगा कि आप प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा और उसके भी प्रीवियस ईयर कंटिन्यूस 4 फिर मैं गिनूंगा उसमें 365 डेज और मोर। यहाँ पे ये दोनों कंडीशन 60 + 365 दोनों फुलफिल कर रहे हो, ठीक है, तो भी रेजिडेंट हो जाओगे। और हमें इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर मैं सेटिस्फाई करता हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, रेजिडेंट हो जाऊंगा। क्लियर। अब एग्जांपल करेंगे तो और भी आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे टेक्स्ट पॉइंट ले लो, गिवन कंडीशन आर अल्टरनेट इन नेचर दैट इज एसएससी नीड्स टू सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन। वो या तो 6(1)A सेटिस्फाई कर ले या 6(1)C सेटिस्फाई कर ले तो भी हम उसको क्या कहेंगे, रेजिडेंट कहेंगे। अब इलस्ट्रेशन पे आता है और यहाँ पे एक और है कि अगर एसएससी जो सेटिस्फाई नहीं करता 6(1) मतलब 6(1)A और 6(1)C तो उसको हम क्या बोल लेंगे, उसको हम नॉन रेजिडेंट इन इंडिया बोलेंगे। अब इलस्ट्रेशन 8 करते हैं। सेम केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर स्टेड इन इंडिया फॉर 50 डेज, 183 डेज एंड 153 डेज। अब यहाँ पे इन्होंने 3 कंडीशन बोली है कि सेम है वो 50 दिन रहा है प्रीवियस ईयर और केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम आए मतलब इस प्रीवियस ईयर में, उसके पहले साल तो वो इंडिया में था ही नहीं तो वो तो गिनना ही नहीं है हमें। क्लियर। तो वो 50 दिन रहा। फिर दूसरी कंडीशन बोले कि अगर वो 183 डेज रहा। फिर थर्ड कंडीशन बोली कि वो 153 डेज है। तो इस बेसिस पे हमें बताओ कि वो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अगर वो 50 दिन रहा तो सिंस सेम्स, अगर देखो मैं आपको
ये हमारी कंडीशन क्या है, 182 डेज 61A बोलता है, और 61C क्या बोलता है, 60 + 365। अब मुझे बताओ पहली कंडीशन, क्या सेम 182 डेज रहा, नहीं रहा। सेकंड कंडीशन, पिछले साल 60 और उसके भी पिछले साल के 4 साल 365 डेज रहा, तो पिछले साल 60 भी नहीं रहा, तो यहाँ पे सेम दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसके लिए ये क्या माना जाएगा, पहली कंडीशन में नॉन रेजिडेंट। तो लिखेंगे कैसे, सिंस सेम्स रिसाइड इन इंडिया ओनली फॉर 50 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, he does not satisfy any of the condition specified in section 6(1), he is therefore a non-resident in India for the previous year 22-23। इस तरह से लिखेंगे। सेकंड कंडीशन में वो लोग बोल रहे हैं कि अगर सेम 183 डेज रहा तो हमारी कंडीशन क्या है, 618 182 डेज और मोर, और यहाँ पे तो उसने 183 डेज रहा है, मतलब वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। मैं 618 फुलफिल कर रहा है तो मैं 61C में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे दोनों कंडीशन थोड़ी फुलफिल करनी है, मुझे खाली एक ही करनी है, तो मैंने 618 से सेटिस्फाई कर ली, तो यहाँ पे मैं सेम क्या हो गया, रेजिडेंट हो गया। तो लिखेंगे किस तरह से, सिंस सेम्स रिजाइड इन इंडिया फॉर 183 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, he satisfy one of the conditions specified in section 6(1), he is therefore as a resident in India for the previous year 22-23। अब थर्ड कंडीशन पे आओ। थर्ड कंडीशन में लिखा है 153 डेज, तो फिर से हमारी कंडीशन क्या है, 618 182 डेज और मोर, तो यहाँ पे 182 डेज तो है नहीं, मतलब 618 तो सेटिस्फाई नहीं करी इसने। 61C कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उसके 4 साल के प्रीवियस ईयर में 365, तो प्रीवियस ईयर में ये 60 दिन तो फुलफिल कर रहा है। अब इसके पिछले 4 साल में मैं अगर जाऊं तो इसके 0 डेज है, क्योंकि वो इंडिया में आया ही फर्स्ट टाइम है, तो मतलब वो प्रीवियस ईयर में ही आया है, तो उसके 4 साल की तो बात ही नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो 61C भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए वो थर्ड कंडीशन में भी क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया। क्लियर, तो लिखेंगे कैसे, सेम रिसाइड इन इंडिया ओनली फॉर 153 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, दो he reside for more than 60 days during the previous year, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, 60 दिन तो रह रहे हैं, but in 4 years immediately preceding the previous year as he came India first time, जो ब्रैकेट में लिखा है कि वो इंडिया में आया ही फर्स्ट टाइम है, तो he did not reside in India, तो वो इंडिया में होगा ही नहीं, hence he does not satisfy any of the conditions specified in section 6(1), thus he is a non-resident for previous year 2023। और ये इस तरह का सम एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना आपको। चलिए एक और इलस्ट्रेशन करते हैं सेम टू सेम इसी के बेसिस पे कि एंडी अ ब्रिटिश नेशनल कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग 2018-19। अब एंडी है वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है, ठीक है, 18-19 में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19, 19-20, 21, 2021, और यहाँ पे एक और आएगा 21-22, मिस हो गया मेरे से, एंड 22-23 ही वॉज इंडिया फॉर 55 डेज 18-19 का, 60 19-20 का, 80 20-21 का, 160 21-22 का, एंड 70 आपके प्रीवियस ईयर 22-23 का। कैसे पता चला, रिस्पेक्टिवली वर्ड यहाँ पे यूज किया है। डिटरमाइन इज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। असेसमेंट ईयर 23-24 है, मतलब मुझे देखना है कि प्रीवियस ईयर 22-23 में दो कंडीशन, कौन सी कंडीशन, 61A 61C सेटिस्फाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। 61A कहता है कि एनडी को प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में होना चाहिए, या तो
वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उसके आने वाले 4 साल में 365 डेज इंडिया में होना चाहिए, तो एनडी क्या होगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा। तो चलो हम इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें। तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो प्रीवियस ईयर मीन्स के 22-23 में वो 70 डेज था, तो 182 नहीं था, तो 61A तो यहाँ पे आता ही नहीं है। अब 61C देखो, 61C क्या कहता है, 60 डेज प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर के बाद कंटिन्यूस 4 साल में 365 डेज होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर में 22-23 में वो 70 डेज था जो कि 60 प्लस हो गया, मतलब वहां तो वो कंडीशन 60 डेज वाली तो फॉलो कर दी। अब आने वाले 4 साल, मतलब आने वाले 4 साल कौन से, मतलब पिछले जो 4 साल होंगे 22-23 के पिछले वाले 4 साल कौन से होंगे, 21-22, 20-21, 19-20 और 18-19, ये 4 साल हुए। और इन चारों साल के डेज हमें दिए थे क्वेश्चन में, तो 18-19 के ये रहा 55, 19-20 का 60, 20-21 का जो था 80 एंड 21-22 का था 160। इन चारों का टोटल करोगे तो 355 डेज होते हैं। कंडीशन क्या बोलती है, 60 प्लस और 60 एंड 365 डेज और उससे ज्यादा। तो 61C भी देखो तो यहाँ पे 60 डेज तो फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 365 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, टोटल 355 डेज है। मतलब इन शॉर्ट, ना तो उसने 182 डेज वाला सेटिस्फाई किया कंडीशन, ना तो उसने 61C वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया। क्लियर? तो क्या हो गया, thus he does not satisfy 61, section 61 satisfy नहीं कर रहा, and consequently he is a non-resident in India for the previous year 2023। तो एनडी ना तो वो पिछले साल 182 डेज था, ना तो उसकी सेकंड कंडीशन पिछले साल 7 दिन और उसके आने वाले पिछले साल के 4 साल में 365 डेज था। क्लियर? तो यहाँ पे एनडी क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया। अब यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते समय दो ऐसे केसेस है जहां पे 61C कंडीशन है वो इररिलेवेंट होती है और उसे कहते हैं एक्सेप्शन। तो जब मैं कहूं सेक्शन 61 का एक्सेप्शन क्या है, तो वो ये रहा, ये 2 पॉइंट। अब ये 2 पॉइंट ऐसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन का अगर हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं इंडिविजुअल का, तो क्या देखते हैं, पिछले साल वो 182 डेज था कि नहीं था, और अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो 61C पे जाता है कि 60 डेज एंड 365 डेज। लेकिन ये जो 2 केस है, इन दोनों केस में एक्सेप्शन आ गया कि यहाँ पे हम 61A वाली देखेंगे, 61C वाली नहीं देखेंगे। मतलब यही देखेंगे कि वो पिछले साल अगर 182 डेज है तो वो रेजिडेंट है, और 61C जो 365 वाली थी वो देखेंगे ही नहीं, भले वो सेटिस्फाई कर रहा है तो भी नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन आएगी 182 डेज की। तो वो 2 केस कौन से है, सबसे पहला केस है कि एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है तो 21-22 को ईयर में आउट ऑफ इंडिया दुबई चला गया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अब 22-23 आया, अब उसने आपसे पूछा कि क्या 22-23 में मैं 21-22 में जो इनकम अर्न की उसका टैक्स इंडिया में पे करूं। तो आप उससे एक ही प्रश्न पूछना कि भाई तू जब इंडिया से बाहर गया दुबई, तो 21-22 जो तेरा प्रीवियस ईयर आ रहा है जिसकी तेरे को टैक्स भरनी है, तो तू 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में था, तो वो कहेगा नहीं, तो नहीं कर भरना है टैक्स, मतलब वो हो गया नॉन रेजिडेंट। और अगर वो 182 डेज था तो फिर वो हो गया रेजिडेंट। उसके बाद हम ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी जो आगे डिस्कस करें वो भी निकालते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सबसे पहली कंडीशन क्या है
कि कोई भी इंडियन रेजिडेंट एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जाता है तो हमें सिर्फ एक ही कंडीशन देखनी है कि वो प्रीवियस ईयर इंडिया में 182 डेज था या नहीं था। अब सेकंड कंडीशन जो आती है, एन इंडियन सिटीजन who leaves India during the previous year as a member of crew of Indian ship। कोई इंडियन शिप का क्रू मेंबर जो होता है वो भी इस क्राइटेरिया में फॉलो करता है। क्लियर? अब इसके लिए तो कोई ज्यादा मैं वर्ड नहीं कह सकता, बस वही जो ऊपर एक एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए था, यहाँ पे इंडियन क्रू मेंबर के लिए है। दोनों में कंडीशन है कि वो दोनों 182 डेज प्रीवियस ईयर में होने चाहिए। 6(1)(c) इन पे एप्लीकेबल नहीं होता। सबसे पहले वाला सम हम एम्प्लॉयमेंट वाला भी करेंगे और नेक्स्ट सम हम इंडियन क्रू मेंबर वाला भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। लिखा है तो above SSC shall be treated as resident in India only if he resides in India for 182 days or more in the relevant previous year। जो मैंने आपसे कहा था, क्लियर, कि वो 182 डेज अगर प्रीवियस ईयर में रहेगा तो ही रेजिडेंट है, वरना नॉन रेजिडेंट है। तो सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन करते हैं। मिस पॉल एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार वो इंडिया से बाहर जा रही है और कब गई है? 1 अप्रैल 22 को। 1 अप्रैल 22 को ही वो चली गई। तो याद रखना, जिस दिन को वो जा रही है और जिस दिन को वो वापस आ रही है, ये वो दोनों दिन भी इंडिया में काउंट होंगे, क्योंकि इंडिया वालों को टैक्स चाहिए। इंडिया की गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स। जितना ज्यादा इंडिया में डेज रहेंगे उतना वो रेजिडेंट कहेगा और उतना उसको टैक्स भरना पड़ेगा। इसके लिए वो जो जा रही है जिस दिन को आएगी, वो दोनों दिन काउंट किए जाएंगे। तो 1 अप्रैल को वो जा रही है तो 1 अप्रैल काउंट होगा। फॉर ज्वाइनिंग जॉब इन टोक्यो। अब देखो, जॉब के लिए जा रही है कहाँ पे? टोक्यो। शी केम टू इंडिया ऑन 11 Jan 23 फॉर ओनली 170 डेज। वो 11 जैन को आई है और 170 डेज के लिए आई है। तो देखो, ये 170 डेज इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें किसी काम की नहीं है। हमें जस्ट ये देखना है कि 11 जैन से 31 मार्च जो है वो 170 डेज के अंदर कवर नहीं हो रहे हो। तो नहीं होने वाले, क्योंकि 170 डेज मार्च से आगे टपने वाले। तो हमें तो 31 मार्च तक ही देखना है, क्योंकि नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस 22-23 का ही का है। तो आइए इसकी किस तरह से कैलकुलेशन होगी। देखो, प्रीवियस ईयर 4 मतलब अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई, ये मैंने मंथ के नंबर्स लिखा है, इन नंबर्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन टू मार्च। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपसे कहूं तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूं, तो वो कभी आई? 11 जैन को आई। तो मैं क्या करूंगा, 31 में से 10 माइनस कर दूं। 21 डेज जनवरी के, फरवरी के 28 एंड मार्च के 31 और अप्रैल का एक जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है 81 डेज, इसलिए मैंने कैलकुलेट करवाया। तो टोटल 81 डेज जो है वो इंडिया में थी। तो देखो, मैंने कहा था आपसे कि अगर कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया है तो हमें एक ही कंडीशन देखनी है, 182 डेज वाली, जो कि ये फुलफिल नहीं कर रही। तो हमें क्या मानेंगे? इसको नॉन रेजिडेंट मानेंगे। अगर देखने जाओ तो ये सेकंड कंडीशन तो फुलफिल कर ही रही है। 60 + 365 कैसे? वो इंडिया फर्स्ट टाइम छोड़ के जा रही है, ठीक है, मतलब आने वाले 4 साल में तो उसके 365 तो कवर होने वाले ही है, प्रीवियस ईयर के आने वाले 4 साल, क्योंकि आपके 2021, 19, 20, 18, 19 होंगे, क्योंकि इंडिया से फर्स्ट टाइम गई और प्रीवियस ईयर में भी 60 वो कवर कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो वो अगर देखने जाओ तो 6(1)(c) कवर सेटिस्फाई कर रही है, बराबर ना? तो वो रेजिडेंट तो मान ली जाएगी, लेकिन इस कंडीशन में नहीं, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गई है। तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए हम क्या देखेंगे? सिर्फ एक ही कंडीशन देखेंगे, 182 डेज। तो यहाँ पे लिखा है, सिंस शी लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, hence for becoming resident she has to stay in India for at least 182 days
However, she is in India for only 81 days during this previous year, thus she is a non-resident for the previous year. अब एक क्रू मेंबर वाला में सम करने से पहले आपको फिर से 3 पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रखनी है। सॉरी, सबसे पहली पॉइंट है स्टे सेम प्लेस इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी। कि आप अगर रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक पर्सन का स्टे एक ही जगह पे होना जरूरी है, तो ही वो 182 डेज एक ही जगह होना चाहिए, मतलब वो गुजरात में तो गुजरात में होना चाहिए, नहीं, इंडिया में कहीं पे भी वो रह सकता है, वो इंडिया में होना चाहिए बस। सेकंड, कंटिन्यूस स्टे इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी, मतलब जो हम 182 डेज काउंट कर रहे हैं वो कंटिन्यूस होना चाहिए, वो नेसेसरी नहीं है। आया गया उन सबको मिला के प्रीवियस ईयर में 182 डेज या 60 प्लस 365 जो भी कंडीशन है वो डेज, इस तरह से भी हम काउंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है जो अ पर्सन शेल बी डीम्ड टू रिसाइड इन इंडिया इफ ही इज ऑन द टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स क्या होता है? 12 नॉटिकल माइल्स, जो भी आपका इंडिया का मैप है, थोड़ी ड्राइंग थोड़ी बेकार है, यहाँ पे जो भी आपका इस तरह से रहता है, तो यहाँ पे आपके 12 नॉटिकल माइल्स जो होते हैं ना, अगर इसके अंदर भी रहा तो वो इंडिया में है ये माना जाएगा। क्लियर? अब 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू कितने माइल्स होते हैं वो आप मेरे को कमेंट में बताओ, और 1 माइल इक्वल्स टू कितने किलोमीटर होते हैं, मतलब 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू कितने किलोमीटर होते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट कर रहा हूँ कि वो ये कहना चाहता है कि वो एक इंडिविजुअल को हम इंडिया में भी मानेंगे अगर वो 12 नॉटिकल माइल्स तक, इंडिया के बॉर्डर के 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर रहता है तो भी। और ये बेसिकली जो शिप में होते हैं ना उनके लिए है, कि कोई शिप वाला कहते हैं कि मैं तो इंडिया की जमीन पे था ही नहीं, मैं तो पानी पे था, तो वो बोलेंगे कि पानी की जगह पे थे तो ठीक है हम देख लेते हैं वो इंडिया के बॉर्डर के 12 नॉटिकल माइल्स के भीतर आते हैं कि नहीं। अगर वो भीतर आते तो वो आप इंडिया में गिने जाओगे, अगर नहीं आते तो आप आउट ऑफ इंडिया गिने जाओगे। ठीक है, तो इसी तरह हम एक क्रू मेंबर वाला सम करते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक बार आ चुका है आपको 7 मार्क्स का। तो रजिस्ट्रेशन क्या कहता है? मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ अ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप engaged in carriage of passenger in international traffic departing from Chennai port on 6th June 2019। ठीक है, तो चेन्नई पोर्ट से डिपार्टिंग कब हुई? 6th जून 2019। फ्रॉम द डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द मिस्टर आनंद फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो असेसमेंट ईयर यहाँ पे 2021 है और प्रीवियस ईयर 1920 है, तो हमें रेजिडेंशियल स्टेटस किसका निकालना है? 1920 का। अज्यूम करना है कि डेट ही स्टे इन इंडिया in the last 4 previous year preceding previous year 1920 is 400 days। क्यों दे रहे हो? मतलब ही नहीं है, इस इंफॉर्मेशन का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने पता है कि इंडियन क्रू मेंबर पे तो कंडीशन एक ही सेटिस्फाई करनी है हमें, वो है 61A। अगर वो सेटिस्फाई करता है 182 डेज वाला तो वो रेजिडेंट माना जाएगा, बाकी प्रीवियस ईयर वाला में सेटिस्फाई कर रहा है नहीं करना है वो देखना ही नहीं है, तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो इरेलेवेंट है। ठीक है ना? तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो 2 डेट दी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है। अब किस तरह से हम निकालेंगे इसका रेजिडेंशियल स्टेटस, जो मैंने आपसे कहा था कि हम निकालेंगे। देखो, क्रू मेंबर को एक कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है। क्या मिलता है? कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अब ये क्या होता है? ये एक प्रूफ होता है, जैसे आपके पास वोटर आईडी होता है, आधार कार्ड होता है, पान कार्ड होता है, वैसे ही क्रू मेंबर के पास
एक CDC होता है जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। वो उसे हर कैप्टन अलॉट करता है या कोई भी वहां पे जो भी कंसर्न पर्सन होगा वो क्रू मेंबर को देगा। और उसमें क्या होता है, उसमें लिखा हुआ होता है क्रू मेंबर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली की डिटेल्स, उसकी डिटेल्स। उसके बाद मेन पेज पे लिखा हुआ होता है कि वो शिप पे कब बैठा और कब वो शिप से उतरा, जिसको हम कहेंगे डेट एंटर इनटू और डेट डिस्चार्ज। ठीक है, साइनिंग ऑफ जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइनिंग ऑफ। तो उसकी डेट एंटर इनटू द CDC तो 6 जून को है, और साइनिंग ऑफ की डेट कितनी है, 9 दिसंबर। तो ये डेट से ये डेट तक जो वो शिप में था वो उसके प्रीवियस ईयर में से निकाल दो। बाकी दिन जो बचा उसमें देखो कि वो 182 डेज है कि नहीं है। एग्जाम्पल करता है तो देखो एग्जाम्पल कैसा है, द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 6 जून, ठीक है, एंड एंडिंग ऑन 9 दिसंबर। ये था कि इतने दिन वो शिप में रहा। बीइंग द डे entered into the continuous discharge certificate in respect of joining the ship and signing off from the ship by Mr. Anand, an Indian citizen who is a member of the crew member of the ship, has to be excluded for the complete the period of stay in India। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो निकाल लो कि 6 जून बराबर 6 जून को वो आया, तो मतलब 6 जून से मैं 31 जून गिनूं तो 25 डेज होते हैं। कैसे, 30 में से 5 निकाल दो, 6 नहीं निकालेंगे तो कितना बचा, 25। क्या आ गया 25। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और वो 9 दिसंबर को डिस्चार्ज हो गया, साइनिंग ऑफ ले ली। उसके जो कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो टोटल अगर वो देखे तो वो 187 डेज शिप में था। अब उसके प्रीवियस ईयर मतलब टोटल उसका प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा, तो अगर मैं प्रीवियस ईयर 1920 की बात करूं तो टोटल प्रीवियस ईयर में 366 डेज थे। क्यों, क्योंकि 1920 यहाँ पे देखो आप 1920 अगर मैं कहूं तो यहाँ पे फरवरी में आपके 1920 में 29 डेज थे। ठीक है, तो टोटल साल में कितने दिन हो गए, 366 डेज हो गए। तो 366 में से मैं माइनस कर दूंगा 187 डेज जो वो शिप में था, वो एक्सक्लूड कर देंगे। अब कितने दिन बचे, तो अब बचे 179 डेज। तो ये 182 डेज था, नहीं था, कितना था, 179 डेज था। तो इसे हम क्या मान लेंगे, नॉन रेजिडेंट मान लेंगे। सिंस हिज पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 इज लेस देन 182 डेज, ही इज ए नॉन रेजिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। क्या करना है हमें, जो भी उसका कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में उसने कब ज्वाइनिंग करी वो डेट और कब साइनिंग ऑफ ली वो डेट एक्सक्लूड कर दो आपके प्रीवियस ईयर में। फिर जो दिन बचता है वो देखो 182 डेज है या नहीं है। अगर है तो वो रेजिडेंट है, नहीं है तो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्रू मेंबर वाला भी सॉल्यूशन हो गया। मैंने आपको समझा दिया किस तरह से मैंने इसको सोल्व किया है। तो अभी तक हमने सेक्शन 6.1 रीड आउट किया, जिसमें 6.1 ए आपको कह रहा था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या कोई भी एक पर्सन वो इंडिया में प्रीवियस ईयर 182 डेज रहता है तो वो रेजिडेंट है, या तो फिर 60 डेज प्रीवियस ईयर में और प्रीवियस ईयर के आने वाले जो प्रीवियस 4 साल है, ठीक है, इमीडिएटली 4 साल जो है वो 365 डेज होना चाहिए, मतलब 60 प्लस 365। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो क्या हो जाता है, रेजिडेंट हो जाता है। अभी अगर जब हम निकाल देते हैं, हमें इतना पता था कि इंडिविजुअल और एचयूएफ का क्या था, सबसे पहले निकालना था रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो नॉन रेजिडेंट हो जाता है तो बात खत्म हो जाती है। पर जब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर ले तो उसे हम रेजिडेंट बोलेंगे। अब वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी है
या नॉट ऑर्डिनरी है वो हमें बताएगा सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। ठीक है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का हमें ये सेक्शन बताएगा कि वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करें तो मैं आपको बता दूं, जैसे 6(1) में दो कंडीशन थी 182 और 60 प्लस 365, और इन दोनों में से एक वो सेटिस्फाई कर रहा था तो वो रेजिडेंट मान लेते थे हम। लेकिन वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, उसके लिए क्या होगा कि अगर वो 6 की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। अगर वो दोनों में से एक भी अगर नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। क्लियर? चलिए रीड करते तो और क्लैरिटी आएगी। इफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू एडिशनल कंडीशन, he will be treated as resident and ordinary resident in India, जिसको हम कहेंगे ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो दो कंडीशन कौन सी है, और अगर नहीं की तो NOR, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। पहली कंडीशन देखो, वो तो दोनों में से एक करनी है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। अगर वो दोनों नहीं करता 6(1) वाली, तो यहाँ पे आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो NR हो गया, नॉट रेजिडेंट हो गया। तो वो कंडीशन 6(1) की हो जाए, उसके बाद ये दोनों कंडीशन भी हमें देखनी है। सबसे पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, he has been resident in India as per section 6(1). इसके हिसाब से इसमें कैसे निकाल देते हैं कि या तो वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज होना चाहिए, या तो 60 प्लस 365 होना चाहिए। इस तरह से निकाल देते रेजिडेंट। तो ये कह रहा है कि ये तो निकाल दिया, इसके बाद वापस से देखो कि वो पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल में रेजिडेंट है। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन कि पिछले 7 साल में वो टोटल इंडिया में 730 दिन इंडिया में है कि नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन उससे फुलफिल करनी है। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। अब टेक्स्ट पॉइंट खाली एक बार रीड कर लो। टू बी ए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, one has to satisfy at least one condition of section 6(1). वो 182 और 60 प्लस 365 में से एक कोई भी उसको सेटिस्फाई करनी है। लेकिन और बोथ एंड, और नहीं आ रहा, एंड बोथ द एडिशनल कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(6). ठीक है, 6 सबसेक्शन 6, यहाँ पे एंड आया, तो मतलब इससे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं कि एक्स अ फॉरेन सिटीजन है, रेजाइड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023 फॉर 83 डेज। वो क्या कह रहा है कि प्रीवियस ईयर 22-23 में वो 83 डेज था। डिटरमाइन करो रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 assuming stay in area during the last few previous year as follows। तो 7-8 से लेके यहाँ पे देखोगे तो 22-23 तक उसके डेज दिए गए हैं, और यहाँ पे इसके ईयर दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि वो रेजिडेंट है कि नहीं है। तो देखो रेजिडेंट के लिए क्या होना चाहिए, पिछले साल 182, या तो फिर पिछले साल 60, और इसके पिछले साल के 4 साल कंटिन्यू 365। तो 182 तो नहीं है, लेकिन 365 है कि नहीं है देख लेते हैं। तो पिछले साल तो 83 डेज था, मतलब ये 60 तो हो गया। अब पिछले आने वाले 4 साल मतलब 21-22, 20-21, 19-20 और 18-19, इसमें वो है कि नहीं है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 67, 15, 175 और 121, तो 365 वो यहाँ पे भी फुलफिल कर रहा है, जैसे कि ये रहा। During previous year, X was India for 83 days, and during 4 years immediately preceding the previous, he was India 378 days। तो इसने फर्स्ट कंडीशन जो 6(1) की है वो सेटिस्फाई कर दी, भले एक की कोई भी, पर की तो सही। Thus he satisfied one of the conditions specified under section 6(1), and consequently he becomes the resident in India in the previous year 22-23
फर्दर टू डिटरमाइन वेदर एक्स इज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमें एक और डिटर्मिनेशन कर रहे हैं कि एक्स है वो रेजिडेंट तो है, अब वो ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है वो हम देखते हैं। एडिशनल कंडीशन जो कि 6 की है, वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या था कि वो पिछले 2 सालों में रेजिडेंट होना चाहिए और पिछले 7 सालों में 730 दिन होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे 10 साल पिछले जाऊं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 तक यहाँ पे लिख दिया मैंने। 21 22 से लेके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मुझे इन 10 साल में देखना है कि कोई भी 2 साल में वो रेजिडेंट होना चाहिए। तो मैं कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं 17 18 और 16 17 में देख लेता हूँ। यहाँ पे वो 182 डेज फुलफिल सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो 2 साल में तो रेजिडेंट है ही। ठीक है, तो वो 6 की फर्स्ट कंडीशन तो उसने फुलफिल कर दी कि वो 10 साल में से 2 साल तो रेजिडेंट है। रिक्वायर्स दैट एन इंडिविजुअल शुड बी रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 इयर्स। ये यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो 6 क्या कहता है कि 2 साल तो वो रेजिडेंट होना चाहिए 10 सालों में से, और एक और सेटिस्फाई करनी चाहिए कंडीशन। तो यहाँ पे ये देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रिलेवेंट ईयर में एक्स सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन 61A की, जो कि वो रेजिडेंट वाली 17 18 और 16 17 में। ठीक है, ही इज अ रेजिडेंट 2 आउट ऑफ 10 इयर्स। देख लिया मैंने यहाँ पे 2 साल में तो है। अब मेरे को दूसरी कंडीशन क्या देखनी है कि वो 730 दिन होना चाहिए 7 साल में। तो मैं यहाँ पे देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 10 डेज है 7 साल में देखना है मेरे को। 67 15 175 121 310 265 137। तो टोटल अगर मैं 7 साल की बात करूं तो मैं तो 1090 दिन हूँ, सॉरी मतलब ये जो सब में है 1090 डेज, मेरे को होने कितने चाहिए 730 डेज। तो वो दोनों कंडीशन 6 की सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो वो 2 साल रेजिडेंट भी है 10 साल में से, और 7 साल में वो 730 दिन प्लस जा रहा है, मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक्स है वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन 2 ऑफ सेक्शन 6(1) as well as both the condition of 6(6). Thus he is a resident and ordinary resident in India। तो यहाँ पे हम उसको रेजिडेंट और नो सॉरी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो वो रेजिडेंट बना प्रीवियस ईयर में 60 और बाकी के 4 साल में 365 प्लस डेज से। उसके बाद हमने निकाला ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में क्या था कि 10 साल में से कोई भी 2 साल और रेजिडेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बन गया था। और आने वाले 7 साल जो पिछले 7 साल सॉरी आने वाले नहीं पिछले 7 साल में वो 7 से 30 दिन होना चाहिए था, जो यहाँ पे 1090 दिन था। क्लियर? तो यहाँ पे उसने 6(1) की भी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली और 6(6) की भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। इसके लिए वो एक्स क्या माना गया R1 रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब एक और इलस्ट्रेशन हम यहाँ पे करते हैं कि मिस्टर एक्स एज एंड 19 ईयर्स लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम। अब मिस्टर एक्स है वो 19 साल का है, उसने इंडिया फर्स्ट टाइम लीव किया है 31 मई को। तो 31 मई तो काउंट करेंगे, जिस दिन लीव करेंगे उस दिन भी। डिटरमाइन करो रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर। अब हमें 22-23 का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। कंडीशन दी है कि पहली कंडीशन वो बोलता है कि वो उसने इंडिया छोड़ी है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो यहाँ पे तो 182 डेज वाली कंडीशन सिर्फ लगेगी। और वो बोल रहा है सेकंड कंडीशन वर्ल्ड टूर के लिए, तो वर्ल्ड टूर के लिए कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे तो वही नॉर्मली जो 61A और 61C करते थे फॉलो वो करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहा। तो अप्रैल और मई गिनेंगे। 31 मई को गया था तो अप्रैल के 30 दिन और मई के 31। बाकी उसने कहा ही नहीं कि वो रिटर्न कब आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि जून से लेकर मार्च तक वो इंडिया में आया ही नहीं। तो प्रीवियस ईयर में वो टोटल कितने दिन रहा 61 डेज। तो मैं आपको बताऊं हमने अब तक रीड किया कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है तो मुझे वो 4 साल वाली 61C वाली कंडीशन तो देखनी है ही नहीं, मुझे खाली क्या देखना है 61A 182 डेज वाला। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट कंडीशन में जाऊं
तो वो 182 डेज से ज्यादा है नहीं है। तो ये क्या हो गया, अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया है तो ये नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशन एक ही फॉलो करेंगे, वो है 61A। तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, कंडीशन ऑफ 61C shall not be applicable on such SSC. He will be treated as resident in India if and only if he reside in India for at least 182 days during the previous year. Hence, Mr. X is a non-resident in India for the previous year 22-23. मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि भाई कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाता है तो उस पर 61C इररिलेवेंट है, और उसको कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है तो उसको प्रीवियस ईयर 182 डेज होना चाहिए, जो कि यहाँ पे वो नहीं कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई। तो मिस्टर एक्स क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया। अब टूर के लिए जा रहा है, तो टूर के लिए जा रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि 61A और 61C दोनों एप्लीकेबल होगी, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर ले वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। तो 61A जो है 182 डेज वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन 61C जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो पिछले साल तो वो 60 दिन था, और इसके पिछले आने वाले 4 साल क्लियर वो 365 प्लस डेज होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि वो इंडिया जो है फर्स्ट टाइम छोड़ के जा रहा है, तो पिछले चारों साल वो इंडिया में रहा होगा, तो 365 तो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो रेजिडेंट है और इंडिया का। देखो, सिंस ही लेफ्ट इंडिया एज वर्क टू वर्क विच इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ 61, वो 61 का एक्सेप्शन में आता ही नहीं है। Satisfaction of any one condition of section 61 makes him resident in India for the previous year 2023. कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। As he satisfies second condition 61 का, जो मैंने आपको बताया था 60 plus 365, he is a resident in India. Further he also satisfied dual condition. अब dual condition कैसे satisfy करेगा, क्योंकि वो इंडिया छोड़ के फर्स्ट टाइम गया है। तो अगर मैं आपको कैलकुलेशन करोगे पिछले 7 साल की भी, तो वो 730 डेज से ज्यादा ही होगा। और अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूं तो वो 2 साल तो रेजिडेंट होगा ही होगा। आप खुद कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे वो रेजिडेंट तो है ही, साथ में ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है, क्लियर। अब एक और इलस्ट्रेशन करते हैं। एक्स केम इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन जुलाई, इंपोर्टेंट इलस्ट्रेशन है, जुलाई 24, 2018 को वो फर्स्ट टाइम आया। तो 24 जुलाई 2018 से लेके 25 दिसंबर 2019 तक वो इंडिया में रहा। अगेन ही केम टू इंडिया ऑन अगस्त 5, 22। और फिर 24 जुलाई 2018 से 25 दिसंबर 2019 तक तो वो इंडिया में था। फिर वो कह रहा है कि वो वापस इंडिया में आया 5 अगस्त 2022 को फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस एंड लेफ्ट इंडिया ऑन नवंबर 25। अब वो इंडिया के बाहर नहीं जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आया था। तो जब कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया में आता है तो इस पे वो कंडीशन 182 डेज वाली नहीं लगाना, क्योंकि इंडिया के बाहर कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाता है तो ये एक्सेप्शन लगता है 61C वाला, वरना नहीं लगेगा। ये कंफ्यूजन करने के लिए ही दिया है आपको। डिटरमाइन करो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर। अब पहली कंडीशन दी है कि अगर वो फॉरेन सिटीजन है, और दूसरी कंडीशन दी है ही इज एन इंडियन सिटीजन। तो देखो, फॉरेन सिटीजन हो या इंडियन सिटीजन हो, हमें 61A और 61C को देखना है। खाली एक्सेप्शन हमें देखना है कि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया है कि नहीं गया। बाकी फॉरेन हो कि इंडियन हो, दोनों में कंडीशन तो वही एप्लीकेबल होने वाली है। तो देखो, प्रीवियस ईयर की बात करूं तो वो 5 अगस्त को आया था, तो 31 में से मैं 4 माइनस कर दूं तो 27 बचा आपका। तो अगस्त में 27, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 25 हो गया, तो टोटल 113 डेज हो रहा। तो चलो 182 डेज तो नहीं कर रहा है, लेकिन 60 वाली तो कर सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो पिछले साल तो वो 60 हो गया। अब आने वाले 4 साल 18, 19, 19, 20, 20, 21 और 21, 22, तो मैं देखूं तो वो आया था 24 जुलाई को आया था। तो मैं यहाँ पे 31 में से अगर 24 माइनस कर दूं, 24 जुलाई का 3 माइनस कर दूं, तो 8 दिन बचता है।
तो 7, 8, 9, 10 यहाँ पे भी वो गिना जाएगा 31 तक। फिर नेक्स्ट ईयर 19-20 में वो कब गया था, 25 दिसंबर को गया था, तो ये भी दिन पूरे काउंट करेंगे। तो 18-19 को 251 डेज होगा और 19-20 को 269 डेज होगा। बाकी 20-21 में तो वो था ही नहीं। तो हमें तो वो नहीं देखना है, हमें तो देखना है पिछले 4 साल में उसने 365 किया है, तो गारंटी वो 365 प्लस है। तो उसने सेकंड कंडीशन 61C उसने पास कर दी। क्लियर, 60 प्लस 365, तो वो क्या हो गया, रेजिडेंट हो गया। हालांकि वो 660 जो 6 सबसेक्शन 6 वाला है वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें से पहली कंडीशन जो है ये तो वो फुलफिल कर रहा है कि आने वाले 10 साल में कोई भी 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए। तो 251 और 269 2 साल तो ये रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन 10 साल की बात करें तो टोटल अगर मैं 10 साल की गिनती गिनूं आपकी, अगर मैं 10 साल की गिनती करूं तो 113 दिन प्रीवियस ईयर के, 251 इसके, 269, तो ये तो खाली 633 डेज रहा। क्लियर, तो यहाँ पे वही कहा है कि एज यू सेटिस्फाई कंडीशन गिवन इन सेक्शन 616 60 प्लस 365, तो वो रेजिडेंट तो है। फर्दर ही वॉज रेजिडेंट ड्यूरिंग 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स, वो ये भी कह रहा है कि 10 सालों में से 2 साल तो रेजिडेंट था ही, ये रहा। ड्यूअल कंडीशन की बात चल रही है। But he was in India only for 520 days in 7 year immediately preceding the previous year. Previous year के पहले वाले 7 सालों में वो कितना दिन था, 520 days, ये वाला नहीं गिनना, 113 दिन। ठीक है, गलती से गिन लिए थे। तो as he is not satisfying dual condition of section 6 subsection 6, तो ये he is a resident but not ordinary resident in India for the previous year 22-23, तो वो क्या हो गया, उसने 61C तो सेटिस्फाई कर ली, लेकिन 66 की ड्यूअल कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया, एक कर ली एक नहीं कर ली, तो वो एनओआर हुआ, मतलब रेजिडेंट हुआ, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब यहाँ पे उन्होंने केस बोली थी कि अगर वो फॉरेन हो या वो इंडियन हो, तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा ही था कि फॉरेन सिटीजन हो तो भी वो एक्सेप्शन की कवर तो है नहीं, और इंडिया के एम्प्लॉयमेंट पर्पस में आना वो एक्सेप्शन में है ही नहीं, तो वो स्टेटस shall remain same in both case। अब यहाँ पे मैं एक्सेप्शन की बात करता हूँ। जैसे हमने 61C का एक्सेप्शन रीड किया, वैसे ही रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का भी एक्सेप्शन है कि अगर ये कंडीशन कोई एसएससी फुलफिल करता है, मतलब इंडिविजुअल, तो उसको डीम्ड टू बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लिया जाएगा। अगर वो ये कंडीशन फुलफिल करता है तो उसे मान लिया जाएगा कि वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। फिर ना तो हमको 61A देखना है, ना तो हमको 61C देखना है, ना तो हमको ड्वेल कंडीशन देखनी है, ना मतलब इन सब में तो डेज देखते वाला डेज देखना ही नहीं है। हम उसको मान लेंगे कि वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो कंडीशन क्या है, देखो ये क्या बोल रहा है, an individual shall be deemed to be a resident but not ordinary resident in India if the following conditions are satisfied। सबसे पहली कंडीशन, he is a citizen of India। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, his total income other than income from foreign sources exist 15 lakh during the previous year, मतलब फॉरेन इनकम को छोड़कर सिर्फ इंडिया की इनकम, ठीक है, वो 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। फिर थर्ड कंडीशन क्या है, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस एट एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। ये सब छोड़ दो, ये कह रहा कि उसके कोई कारणों की वजह से वो किसी और कंट्री में टैक्स नहीं भर रहा, तो हम यहाँ पे बनाएंगे उसको। फिर डी, ही इज नॉट सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए,
182 और 63 65 अगर वो कर लेता है तो वो रेसिडेंट हो गया, फिर हम उसको डीम क्यों माने? समझ में आया? अगर कोई इंडिविजुअल है, वो अगर पिछले साल 182 डेज है या वो 63 65 सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं डीम्ड क्यों मानूं? फिर तो वो कंडीशनली वो एसएससी इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट हो रहा है, तो फिर मैं कैसे ये डीम मानूं? क्लियर? तो ये डी पॉइंट यही था। तो क्या बोला? सबसे पहला क्या है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड, उसकी इनकम जो है 15 लाख से एक्सिस्ट करनी चाहिए, लेकिन वो इनकम इंडिया की होनी चाहिए। थर्ड है कि वो किसी और कंट्री में टैक्स नहीं भर रहा हो, अपनी कंट्री में, मतलब कि किसी और कंट्री में टैक्स उसने नहीं पे किया हो, या कोई रीजन की वजह से वो वहां पे नहीं करेगा। और लास्ट डी कंडीशन कि उसे 618 सेटिस्फाई नहीं करी है, 182 और 63 65। तो ये सारी कंडीशन अगर उसमें आती है, सपोज करो कि आप एसएससी हो, जो सिटीजन ऑफ इंडिया के हो, आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो रही है, जो कि इंडिया की है, फॉरेन की नहीं है, और आपने किसी और कंट्री में टैक्स भी नहीं पढ़ा, और आप वो 182 डेज और 63 65 वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं करते हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पे एप्लीकेबल हो रही है, तो आप डीम्ड टू बी रेसिडेंट बट नॉट रेसिडेंट मान लिए जाओगे इंडिया में। अब सेकंड कंडीशन भी है डीम टू बी रेसिडेंट की, ये उन पर्सन के लिए है जो विजिट के लिए आते हैं इंडिया में। तो यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन चेंज होगी, बाकी मोटा मोटी वही रहेगा। ए जो है वो इंडियन सिटीजन का होना चाहिए, और वो इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। इंडियन ओरिजिन यहाँ पे मतलब जब इंडिया अनडिवाइड हुआ था उस टाइम उसकी फैमिली यहां से बिलोंग करती हो, तो उसे इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा। फिर बी है, ही कम्स ऑन विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में विजिट करा। सी, हिज टोटल इनकम अदर द इनकम, जो भी मैंने आपसे कही थी 15 लाख वाली पॉइंट, वो वही है। फिर डी क्या है, ही इज इन इंडिया फॉर अ प्रीवियस पीरियड 120 days or more but less than 182 days during the previous year। मतलब क्या हुआ, जो हम 60 365 कर रहे थे, अब यहाँ पे 120 प्लस 365 करेंगे, लेकिन याद रहे लेस देन 182 डेज, क्योंकि 182 डे हुआ तो वो तो रेजिडेंट हो गया, फिर यहाँ पे आने का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे खाली मैं इतना कहूंगा, जो 60 365 था वो 120 365 मान लो, ठीक है, बाकी वही है 365 डूइंग द प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रिलेवेंट ईयर। तो पहली कंडीशन इंडिया का सिटीजन और इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन इंडिया में विजिट करना होना चाहिए। थर्ड कंडीशन उसकी 15 लाख से इनकम ज्यादा होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन कि वो 120 प्लस 365 कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। तो भी हम उसको क्या कर लेंगे, बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लेंगे हम उसको इंडिया का। ये दोनों कंडीशन थी, दोनों कंडीशन के हिसाब से जो है हम इलस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले मैंने इलस्ट्रेशन यहाँ पे लिख के रखा है। तो सबसे पहले आज लिखते हैं, ये केस है, ये ए बी सी डी इंडिविजुअल्स है। तो सबसे पहले देखो, सिटीजनशिप ए की फॉरेन है, कोई बात नहीं, यहाँ पे कवर हो रही है, फॉरेन चलेगा, दोनों को मिला के मैंने किया है। इंडियन ओरिजिन का है, यस। इनकम 15 लाख हो रही है, हो रही है। लायबल टू पे टैक्स, नहीं। स्टे इन इंडिया है, प्रीवियस ईयर 30, हाँ है। उससे भी 4 साल, जो कि इररिलेवेंट है, 380 डेज, ये हमें देखना ही नहीं है प्रीवियस ईयर का। और डुअल कंडीशन फॉलो करता है, यस करता है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस इसका क्या हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा, सॉरी नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन एंड सेक्शन 61A is not applicable. Further, his stay in India during the previous year does not exceed 120 days। देखो, अब यहाँ पे मैंने कहा था फॉरेन जो है, he is an Indian citizen और a person of Indian origin।
अगर वो इंडियन ओरिजिन का है तो फॉरेन हो, बरोबर। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि वो इंडियन सिटीजन हो, फॉरेन नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे वो क्या है, एक तो फॉरेन है, प्लस उसने 120 डेज वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं करी है। देखो, ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन एंड 6(1) इज नॉट एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल होगा ही नहीं 6(1) है। फर्दर उसका प्रीवियस ईयर में 120 डेज एक्सिट भी नहीं कर रहा है, बराबर। तो फर्स्ट वाला तो आपका क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट। सेकंड देखो, इंडिया का है सिटीजन, ठीक है। इनकम सॉरी इंडियन ओरिजिन का, यस। टोटल इनकम उसकी एक्सिट कर रही है 15 लाख की, तो 15 लाख से जब उसकी इनकम एक्सिट ही नहीं कर रही है तो वो इस एक्सेप्शन में फॉल ही नहीं करता। फिर तो खाली देख लो कि वो पिछले साल 60 182 वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो तो नहीं कर रहा, तो बस यहाँ पे तो वो नॉन रेजिडेंट ही हो गया। तो इस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 15 लाख, तो हम आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अब थर्ड जो है वो इंडिया का है, वो इंडियन ओरिजिन का है, 15 लाख से ज्यादा इनकम भी हो रही है, कहीं और कंट्री में टैक्स भी नहीं पड़ रहा है, प्रीवियस ईयर में 30 डेज है, रिलेवेंट है। बस तो उसने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी, इंडियन सिटीजन है, बस 15 जो हमें चाहिए था वही है, ओरिजिन भी है, 15 लाख से ज्यादा भी इनकम कर रहा है। 120 वाला मत देखो आप, यहाँ पे पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। पहली कंडीशन कौन सी है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए, 182 डेज फुलफिल नहीं चाहिए उसकी कंडीशन, वो सारी फुलफिल हो रही है, सारी कंडीशन। तो ऑल कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(1) ए आर सेटिस्फाइड, तो ये क्या हो गया, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो होना चाहिए। फोर्थ वाला देखो ट्रिकी है, फॉरेन है, तो देखो यहाँ पे भी फॉरेन था, पर नॉट रेसिडेंट था, ये ROR है। रीजन क्या है, भले उस इंडियन ओरिजिन है, भले उसकी 15 लाख से इनकम जा रही है, कोई फर्क नहीं, भले किसी कंट्री में टैक्स नहीं भर रहा है, पर पिछले साल वो 185 डेज था। तो मैंने पहले ही कहा था, अगर वो 182 या 63 65 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं यहाँ पे आऊंगा ही नहीं, डीम्ड वाले में आऊंगा ही नहीं, मैं वहीं पे ही उसको क्या मान लूंगा, रेजिडेंट, और डीम्ड की जरूरत ही नहीं है। तो ही हैज satisfy one condition of section 6(1), that is 182 days criteria and dual condition 6(6). तो 6(6) तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यहाँ पे तो हमें देखना पड़ेगा कंडीशन, ये तो यहाँ पे नहीं देखने की जरूरत है, यहाँ पे तो देखना पड़ेगा। तो वो रेजिडेंट भी है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है। क्लियर? ये वाला आप इलस्ट्रेशन देख लो किस तरह से पॉज करके, इसका आंसर ये रहा, ये आप खुद करना, एक और बार देख लो, ये इसके आंसर, ये वाला आप खुद कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, रेजिडेंशियल स्टेटस का, और लास्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 5। अब आपने रेजिडेंशियल स्टेटस एक इंडिविजुअल का निकालना सीख लिया कि एक रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल वो रेजिडेंट है, फिर रेजिडेंट है, ठीक है, ये आपका इंडिविजुअल है, सबसे पहले निकाल लिया वो रेजिडेंट है क्या, नॉट ऑर्डिनरी, नॉट रेजिडेंट है, फिर नॉन रेजिडेंट है तो छोड़ दो, फिर रेजिडेंट है तो आपने निकाल लिया होगा कि वो ROR है कि NOR, बराबर। रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये भी निकाल लिया। अब इसे निकालने के बाद हम देखेंगे कि जो ये इनकम है वो किस किस को टैक्सेबल होगी। तो ये चार्ट है जिससे पता चलेगा कि कौन सी इनकम किस रेजिडेंट वाले को टैक्सेबल होगी। तो टोटल 7 तरह की इनकम है यहाँ पे, ये 7 में से आपको एग्जाम में सम आने वाले हैं, इससे बाहर से नहीं आएगा। सबसे पहली है कि इनकम अक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया। तो देखो, इनकम या तो अक्रू हो या तो रिसीव हो, दोनों में से एक चीज भी होगी ना तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। यहाँ पे तो अक्रू रिसीव दोनों हुई है तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी।
सेकंड पॉइंट, इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया। तो अक्रूवल है आउटसाइड हुई, रिसीव्ड तो इंडिया में हुई, तो दोनों में से एक चीज भी हो तो क्या होगा, टैक्सेबल तीनों के हैंड में। थर्ड, इनकम अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पे अक्रू इंडिया में हुई है और रिसीव्ड आउटसाइड, तो दोनों में से एक चीज तो हो रही है, तो तीनों के हैंड्स में टैक्सेबल। फोर्थ पॉइंट, इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अक्रू भी आउट और रिसीव दोनों इंडिया के आउटसाइड हुए, लेकिन इनकम फ्रॉम कहां से आई है, ऐसे बिजनेस से आई जिसका कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। देखो फिर से, अक्रू और रिसीव दोनों हो रही है तो तीनों का टैक्सेबल, दोनों में से एक भी चीज हो रही है इंडिया में तो भी टैक्सेबल। अब ऐसे बिजनेस में से आपको इनकम आ रही है जिसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, फिर अगर वो अक्रू और रिसीव आउटसाइड हो रही है ना, तो यहाँ पे आरओआर और एनओआर के लिए टैक्सेबल होगी, नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। अब इनकम अक्रूड एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया और बिजनेस भी कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, तो खाली आरओआर के लिए। पहले क्या था, बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया, अगर इन इंडिया हो तो दो के लिए, और बिजनेस कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया हो तो सिर्फ एक के लिए, आरओआर। फिर 6 पॉइंट है कि इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड सॉरी आउटसाइड इंडिया इन ए प्रीवियस ईयर, तो अक्रू रिसीव आउटसाइड इंडिया हुई है तो भी आरओआर के लिए वो टैक्सेबल मानी जाएगी, मतलब आरओआर तो सब जगह कटेगा, ठीक है। खाली एक जगह नहीं, वो ये कि आपकी कोई पिछले साल की इनकम हो और आपको अभी मिल रही हो, मीन्स के सपोज कि आपका ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है, आपको कोई 14-15 की इनकम मिल रही है, तो वो सिर्फ आरओआर के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, बाकी तो छाप के आ जाना, क्योंकि आरओआर में तो सब आने वाला है, ठीक है। और आर एनओआर के लिए क्या क्या आएगा, अक्रू या तो रिसीव या दोनों, या तो बिजनेस कंट्रोल इंडिया में हो रहा हो बस, ठीक है। एक आधी नई पॉइंट भी आएंगी यहाँ पे सम करेंगे तब, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि उसको डीम्ड मान लेंगे कि अक्रू है या रिसीव है, डीम्ड अक्रू, ठीक है। अब ये सम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये लास्ट सम है इस चैप्टर का। तो राम provides the following details: income, calculate the income which is liable to be taxed in India for the assessment year 23-24, assuming that he is an ordinary resident, he is a not ordinary resident, and he is non-resident। 7 से 8 मार्क का सम आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे इन्होंने टोटल हमको 9 तरह की इनकम दे दी गई है, हमें निकालना है कि अगर राम रेजिडेंट आरओआर हुआ तो उसके लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल है, आर एनओआर हुआ तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, और नॉन रेजिडेंट हुआ तो उसके लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो इस तरह से आपको टेबल बनाना है। कैलकुलेशन ऑफ इनकम लायबल टू बी टैक्स इन इंडिया फॉर द राम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट रेजिडेंट। तो सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो मैंने सब यहाँ पे लिखा ही है, अब खाली मुझे अमाउंट यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या हुआ है, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, तो रिसीव्ड इन इंडिया हो गया, मतलब 140 सब पे टैक्सेबल, समझ में आया। अगर रिसीव्ड इन इंडिया हुआ तो 140 क्या हो गया, सब पे टैक्सेबल होगा। सेकंड, इनकम फ्रॉम अ टी बिजनेस इन नेपाल, टी बिजनेस है नेपाल में, लेकिन उसका कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। तो मैंने आपसे कहा था कोई भी बिजनेस का कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो तो वो आरओआर और आर एनओआर के लिए टैक्सेबल होगा, बाकी नॉन रेजिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो 10-10 हजार इन दोनों के लिए तो टैक्सेबल हो गया। अब थर्ड, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल फ्रॉम यूके,
यूके से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट कहाँ से? मुंबई से। तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ इनकम हम मान लेंगे कि वो इंडिया में अक्रूड हुई है, रिसीवेबल नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट जो है वो मुंबई की फर्म या ब्रांच से हुआ है, तो मैं क्या मुंबई से हुआ मतलब मैं मान लूंगा कि वो मुंबई इंडिया से हुई है इनकम जनरेट। तो कोई भी इनकम अगर इंडिया से जनरेट हुई है तो उसे मैं मान लूंगा कि वो इंडिया में अक्रूड हुई। तो ये रहा प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई। भले कंट्रोल यूके से हुआ है, लेकिन प्रॉफिट कहाँ का है? इंडिया का। तो अक्रू भी कहाँ हुआ होगा? इंडिया में। तो ये मान लेंगे कि कोई भी अगर प्रॉफिट जो है इंडिया से निकलेगा तो वो इंडिया का अक्रूड माना जाएगा, जिसकी वजह से तीनों के लिए वो क्या हो गया? टैक्सेबल मान लिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है पास्ट प्रॉफिट। देखो पास्ट प्रॉफिट आ जाए ना, मैंने पहले ही कहा था पिछले साल का कोई भी प्रॉफिट आएगा तो वो तीनों के लिए नील हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन इंडिया पर रिसीव्ड इन यूएसए। भले ही यूएसए में मिली, लेकिन अक्रूड तो इंडिया में हुई होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी कहाँ है? इंडिया में। तो अक्रूड कहाँ होगी? इंडिया में होगी। तो अक्रूड या रिसीव विच एवर भी हो, तो तीनों के लिए टैक्सेबल है। क्लियर? नाउ सिक्स पॉइंट इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंदन। लंदन में प्रॉपर्टी बरोबर ना, रिसीव्ड इन दिल्ली, तो बस रिसीव हुई है तो तीनों के लिए टैक्सेबल। फिर सेवंथ पॉइंट इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड इन कनाडा। लंदन की प्रॉपर्टी मतलब अप्रूव तो हुई नहीं होगी, रिसीव भी कनाडा। अब बिजनेस कंट्रोल की तो बात आई नहीं है यहाँ पे, जिसके लिए मैं आ रहा हूँ इसको पकड़ू, तो इसके लिए भी नील होगा, इसके लिए भी नील होगा, लेकिन ROR तो सब जगह कटना है, तो इसके लिए क्या होगा? टैक्सेबल आएगी। अब एट्थ पॉइंट इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन जोमिया, मतलब आउटसाइड इंडिया हो गया। कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया है। टर्की देखो तो खाली एक जने के लिए होता है, वो होता है ROR के लिए, बाकी इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। अब नाइन्थ पॉइंट जो है इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा। एक कंपनी जो कनाडा में डिपॉजिट करी है उधर हमने, उसका 1/3 रिसीव इन इंडिया हुआ था और 2/3 रिसीव इन आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे देखो पॉइंट थी, इंटरेस्ट कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा 1/3 रिसीव इन इंडिया। तो जो 1/3 रिसीव इन इंडिया हुआ है वो तीनों के लिए टैक्सेबल। अब ये कनाडा में थी तो अक्रू भी वहां हुई होगी, और 2/3 तो आउटसाइड ही हुआ, क्योंकि 1/3 इंडिया में मिला है तो बाकी 2/3 को क्या मान लूंगा मैं? वो आउटसाइड मिला है। तो अक्रू भी बाहर हुई, मिली भी बाहर, तो खाली एक के लिए होती है, कौन? ROR के लिए। बाकी इन दोनों के लिए 2/3 क्या हो जाएगी? नॉन टैक्सेबल। तो टोटल हम मारेंगे यहाँ पे, तो ROR का टोटल आएगा 7,35,000, RNOR का 55,000 और नॉन रेसिडेंट के लिए 4,45,000। तो यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से रेजिडेंशियल स्टेटस समझ में आ गया होगा। अगर होपफुली मुझे कुछ सॉल्यूशंस और टाइम मिल जाता है, नेक्स्ट चैप्टर मुझे करवाना है इसके लिए, तो मैं और वीडियोस में सोचा है सॉल्यूशंस में सॉल्व करूंगा। आपके जो भी बुक्स के प्रॉब्लम्स होते हैं उसे मैं सोल्व करने वाला हूँ और उसकी वीडियो अपलोड करूंगा। फिलहाल चलो हम चलते हैं। आपको रेजिडेंशियल स्टेटस अच्छे से समझा दिया है, नहीं समझ में आया हो तो एक और बार वीडियो देख लेना, नहीं आया तो एक और बार भी देख लोगे तो गारंटी मेरे हिसाब से तो एक दो बार में तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना हार्ड और टफ चैप्टर नहीं है, सिर्फ आपको सेक्शंस याद रखने हैं और सेक्शंस की कंडीशन याद रखनी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।